नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देवरबेली चौकी अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित ग्राम चिलकोना में लाल आतंक। एक ट्रक एवं 2 ट्रैक्टर को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। देवरबेली से मलकुआ तक बनाई जा रही है प्रधानमंत्री सड़क। पहले भी सड़क निर्माण कंपनी को नक्सलियों ने दी थी चेतावनी। शनिवार की शाम लगभग 7:30 बजे की बताई जा रही है घटना के बाद पुलिस मुस्तैद, 4 पार्टियां उतरी सर्चिंग में। पल्स पोलियो अभियान की गई शुरुआत। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा अभियान। 2 बूंद खुराक पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। राज्य मंत्री कांवरे और विधायक बिसेन ने की शुरुआत। जिले में 1,86,411 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहा, अंबानी और अदानी के इशारे पर चल रही है सरकार। और अब समाचार विस्तार से। जिले में बीते कुछ महीनों में नक्सलियों पर भारी पड़ रही पुलिस को एक बार पुनः नक्सलियों ने निशाने पर लिया है। लगातार नक्सलियों के एनकाउंटर से बौखलाए हुए नक्सली अब शासन के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को निशाना बना रहे हैं। अब तक नक्सलियों के द्वारा जिले में ग्राम स्तर पर बैठकें लेने की सूचना मिल रही थी, लेकिन अब नक्सलियों ने कई सालों बाद सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को चलाकर अपनी मौजूदगी और बदले की भावना को उजागर कर दिया है। मामला लांजी अनुविभाग अंतर्गत देवरबेली चौकी का है। जानकारी के अनुसार RCPLWE योजना अंतर्गत निर्माणाधीन देवरबेली मलकुआ मार्ग पर दर्जन भर नक्सलियों ने निर्माण सड़क प्रातः में एक सीमेंट के ट्रक और 2 ट्रैक्टर को लगभग 10 से 12 नक्सलियों ने जला दिया। इस मार्ग का निर्माण मेसर्स संजय अग्रवाल रायपुर के ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। ये मशीनरी उनके सहयोगी दिलीप पटेल की है। उनके सुपरवाइजर को नक्सलियों ने डरा धमकाकर भगा दिया, जिसके बाद वाहनों में आग लगा दी। पुलिस विभाग की माने तो दर्जन भर सशस्त्र नक्सलियों ने सड़क पर निर्माण कार्य को बाधित करने के लिए निर्माण उपयोगी वाहनों को जला दिया है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस पार्टी जंगल में सर्चिंग करने के लिए उतारी गई है। 4 पार्टियां जंगल में सर्चिंग कर रही हैं। सभी थाना और चौकियों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो जिले में घट रही घटनाओं के बाद क्षेत्र में नक्सली सक्रिय थे, जिसके तहत उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी दिलीप चौरे ने बताया कि 10 से 12 बंदूकधारी नक्सली आए थे और मोबाइल छीनकर ड्राइवर को वाहन से उतरने के लिए कहा, जिसके बाद ड्राइवर से वाहन में डीजल की पूछताछ की और हमें भगा दिया। इसके बाद कुछ दूर जाने पर हमने देखा कि उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी है। उन्होंने बताया कि 5 लोगों के मोबाइल ले गए हैं। घटना में 3 महिलाएं, बाकी पुरुष नक्सली थे। इस दौरान नक्सलियों ने ये कहा कि हमने पहले भी सड़क बनाने के लिए मना किया था। उनके हाथ में गाड़ी आगे बढ़वाया और ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछे, बोले राजस्थानी वालों से कि बोले आपके पास डीजल है? तो उन्होंने बोले सर बोले डीजल है हमारे पास में, रखा है गाड़ी में। बोले मैं टैंक में, बोले जी टैंक में भी है। ऐसा पूछे उन लोगों से और उसके बाद में गाड़ी आगे बढ़ाए, हमको भगा दी और हम कुछ 300 मतलब 250-300 मीटर दूरी चले गए, पहुँचा दिए लोगों को। उसके बाद में पीछे देखे तो कहा बहुत जम गया, तो गाड़ी में आग लगा दी। और कुछ बोल रहे थे? नहीं, अपने कुछ गाड़ी में आग लगाने से नहीं, कि रोड बनाओ मत बनाओ, क्यों बना रहे हो, ऐसा कुछ तो बात है? नहीं, अपने को इस बारे में कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं। हाँ। कितनी महिलाएं थी? 3 महिलाएं थी और बाकी पुरुष थे? 10 से 12 लोग। मोबाइल लिए थे, वापस किए? नहीं सर। वहीं ट्रैक्टर का संचालन कर रहे ड्राइवर ने बताया कि शनिवार की शाम नक्सली आए और ड्राइवर को पूछा, जिसके बाद मैं आया और मुझे गाड़ी आगे बढ़ाने कहा। इसके बाद मुझे चले जाने के लिए कहा और डीजल डालकर ट्रैक्टर को आग लगा दी। वही शाम को आए। तो कौन आए? कौन लोग थे? नक्सलवादी थे। अच्छा, वही रह रहे थे आप लोग? ट्रैक्टर लेकर वही रह रहे थे। क्या बोले आए? बराबर वर्दीधारी थे? वर्दीधारी और उसकी मुंह बना हुआ था। हाँ। और अलग अलग कलर के कपड़े पहना हुआ था, काले पहना हुआ था। काले? अच्छा। गुद मेले पहना। बंदूक थी उन लोगों के पास? सब लोगों के पास? उसमें महिलाएं भी थी? हाँ, महिला 3। क्या बोले आपको आके? हमको बोला कि हम खाना खा रहे थे। हाँ। तो बोला ट्रैक्टर का ड्राइवर कौन है? हाँ। तो बोला हम है। हाँ। तो बोला इधर आओ। हाँ। तो हम गए। हाँ। तो बोला तो पहली गाड़ी थी, एक सीमेंट की गाड़ी खाली हो रही थी। हाँ। तो गाड़ी को बोला ड्राइवर कहाँ है? बोला ये रहा। तो बोला गाड़ी को आगे बढ़ाओ। अच्छा। तो उसने गाड़ी आगे बढ़ाई थी।
तो हमको बोला ट्रैक्टर को गाड़ी के पीछे पीछे तुम आगे बढ़ाओ। तो हम बढ़े, थोड़ा लिया 20-30 कदम, तो उसको खड़े करा दिया ट्रैक्टर को, गाड़ी को। तो मेरे को बोला तुम चले जाओ। तो हम रवाना हुआ, तो एक बोला थोड़ा रुकाओ, तो हम थोड़े रुके। उसके बाद में बोला चले जाओ। तो एक आदमी हमारे कैन भरा हुआ था, तो पीछे से उनको काय का कैन भरा था? डीजल का उनको आदमी कैन लेके आ गए थे। अच्छा। तो कैन लेके डीजल डाल के उसको अंगार लगा दिया। अच्छा। उक्त नक्सली घटना के संबंध में ये कवायदे सामने आ रही हैं कि घटना को अंजाम मलाजखंड और टाडा दलम के द्वारा दिया गया है। लांजी क्षेत्र में ये दलम वर्तमान में सक्रिय भी है। इधर घटना के बाद पुलिस सतर्क हो चुकी है। एसपी गौतम सोलंकी भी मामले की जांच के लिए लांजी पहुंचे। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि 30 जनवरी को रात्रि में अज्ञात नक्सलियों के द्वारा देवरबेली मलकुआ मार्ग पर एक ट्रक और 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कार्य मलाजखंड और टाडा दलम का है। बालाघाट पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सर्चिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हमारा पुलिस बल और हॉक फोर्स लगातार जंगल में बने हुए हैं। उक्त घटना में हमने अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। ये ग्राम चिलकोना चौकी देवरबेली थाना लांजी की घटना है। यहाँ पर कल देर रात में लगभग 11 साढ़े 10 बजे के करीब नक्सलियों द्वारा एक ट्रक और 2 ट्रैक्टरों में उसमें आग लगाई है उन्होंने। और जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहा था उन्हें बहाने के पश्चात ये घटना वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। कितने नक्सली थे सर? जैसे इसमें लगभग जो फरियादी द्वारा उसमें बताया है करीब 20 से 25 नक्सली उसमें बताए हैं। किस दलम के हो सकते थे? इसमें जो बात अभी से तक सामने आई है, हमारी पार्टियां भी जंगल में सर्चिंग में है। इसमें मलाजखंड और टांडा दलम दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। सर वहाँ पे जो वारदात में कुछ पर्चे वर्चे इस टाइप की कोई चीज़ें जो नक्सलियों ने बताया होंगे कि हमने किस जैसे की ये काम, ऐसा कुछ सामने आया? कोई पर्चे वर्चे मिले हैं अभी नक्सलियों के द्वारा? दूसरी बात ये थी सर कि जैसे घटना में क्यों कारित हो रही है, जैसे मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्या अभी भी पार्टियां भी रवाना हुई है उसमें? हमारे जंगल में जो पार्टियां अभी सर्चिंग में हैं और जो भी आगे अपडेट होगा बिल्कुल बताएंगे। मध्य प्रदेश में 31 पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जन्म से 5 साल तक के 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पहले दिन पोलियो की दवा बूथ स्तर पर पिलाई जाएगी। इसके बाद 2 दिन तक हेल्थ वर्कर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पहले 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन कोरोना टीकाकरण की वजह से इसे टाल दिया गया था। हालांकि सरकार को ये भी चिंता है कि कोरोना की वजह से लोग कम संख्या में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने आए। ऐसे में स्वास्थ्य वर्कर्स ही उन्हें समझाइश दें। 31 जनवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय बालाघाट में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बच्चों को पोलियो निरोधक दवा की 2 बूंद पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बच्चों के पालकों से कहा कि पल्स पोलियो अभियान के रजत जयंती वर्ष में आज से 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले ही दिन 5 वर्ष तक की आयु के अपने और क्षेत्र के सभी नौनिहालों को पोलियो निरोधक दवा की 2 बूंदें पिलाकर पोलियो के विषाणु का समूल नाश कर दें और विश्व से पोलियो का उन्मूलन कर अपने नौनिहालों को विकलांगता जैसे अभिशाप से मुक्त कर दें। हमारा गांव-गांव में भी हमारे एएनएम है, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता है, सभी लोगों का सपोर्ट सहयोग रहेगा और इस प्रकार से हम गांव-गांव तक के इस अभियान को हमारे 1 वर्ष से 0 वर्ष से हमारे 5 वर्ष के बच्चों को ये 2 बूंद लाया जाएगा। और आज हम सब लोग कहीं ना कहीं बात से अपने अभियान को लेकर जाएं। हम सब लोग जानते हैं कि इस कोविड के समय जिस प्रकार से पूरा विश्व, पूरा देश इस कोविड महामारी से परेशान था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिले में 1,86,411 बच्चों को पोलियो निरोधक दवा की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले में कुल 1,792 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर बच्चों को पोलियो निरोधक दवा की खुराक पिलाने के लिए 3,584 वैक्सीनेटर और 210 पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। 31 जनवरी को पोलियो टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों को दवा पिलाने के बाद जो बच्चे दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें
दवा की खुराक पिलाने के लिए 1 और 2 फरवरी 2021 को टीकाकरण दल द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान वर्ष में एक बार अब किया जा रहा है और हमारे बालाघाट जिले में जो लक्ष्य है वो 1,88,051 बच्चों को पल्स के 2 बूंद पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 894 टीम लगी है और घर घर जाने वाली टीम है 898। इस तरह से टोटल जो वैक्सीनेटर है इसमें जो लगे हैं काम में 3,584 हैं और इसमें 210 सुपरवाइजर इस अभियान में बालाघाट जिले में लगे। आज वर्तमान में यहाँ पे कितने लोग को पिलाया गया? अभी हम लोगों ने 6 बच्चों को पल्स के 2 बूंद पिलाया है। एक बच्चा तो 5 दिन का जन्मा है और आज के भी जन्मे बच्चों को पिलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय, सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. जैन और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप और अन्य स्टाफ उपस्थित था। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती जा रही लगातार पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में बालाघाट युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक एवं जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने नगर के कालीपुतली चौक पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान युवा कांग्रेस ने विरोध करने का तरीका कुछ अलग तरह से अपनाया। इस दौरान युवाओं ने पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंच रहे वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर मोदी सरकार और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। इस दौरान बालाघाट विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव नगपुरे ने कहा कि लगातार मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज यूथ कांग्रेस के द्वारा पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता को फूल देकर जागरूक किया गया और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल के दामों को कम करने के लिए प्रदर्शन किया गया। बालाघाट युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक और जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल जी के नेतृत्व में आज बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के विरोध में आम जनता सरकार को जगाने के लिए फूल देकर कार्यक्रम किया गया। क्या बता रहे हैं? यानी एक तरफ अच्छे दिन की बात करती है सरकार और दूसरे अच्छे दिन की बात करती है और इसका पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर इनका शोषण करना चाहती है। तो कहाँ आप लोगों ने फूल बांटे? जी यहाँ पे मैंने पेट्रोल में पूरे बालाघाट में जितने पेट्रोल पंप है कम से कम 2 सैकड़े के आसपास फूल। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आशुतोष डहरवाल ने कहा कि दिनों दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। कभी केंद्र सरकार ने दावा किया था कि महंगाई में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज किसान, युवा और आम जनता केंद्र सरकार से त्रस्त हो चुकी है। मोदी सरकार आज अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। क्यों, क्या लग रहा है? हम जनता को आज फूल के माध्यम से ये जागरूक करना चाहते हैं कि जो जनता है आज ये आम जनता का तेल निकाल रही है। ये तेल की वृद्धि नहीं है, ये हर चीज़ की वृद्धि। तेल बढ़ेगा, हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, आम जनता के जेब में बहुत भारी बढ़ावा आएगा, जिससे कि आम जनता इतना प्रताड़ित हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है। आज वो हम रामदेव बाबा कहाँ हैं, मोदी जी के आंचल में छुप गए कि जो बोल रहे थे कि मोदी की सरकार आने में पेट्रोल 35 रुपये और 30 रुपये हो जाएगा। आज कहाँ स्मृति ईरानी जी जो बोलती थी कि प्याज और अपने बैलगाड़ियों में जाते हुए बोलती थी कि पेट्रोल हमारी सरकार आने में 40 रुपये हो जाएंगे, लेकिन आज 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल हो चुका है। आज आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है मोदी सरकार से कि किसान हो, युवा हो, जो भी हो, हर तरफ से प्रताड़ित हो चुका है। अच्छा, पेट्रोल का दाम कम कराने के लिए क्या कर सकती है सरकार के ऊपर बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो कुछ अंबानी और अडानी के इशारों में चल रही, तो ये चीज़ें कहाँ से मुमकिन है? क्योंकि अंबानी और अडानी जी जो बोलेंगे वो मोदी सरकार करेंगी। इस विरोध प्रदर्शन में विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव नगपुरे, परसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष जीतू माहुले, दीपक जाधव, आशुतोष डहरवाल, संजू मस्खरे, राजेश ठाकरे, राकेश रामटेके, निक्की रावत और अन्य युवा कांग्रेस की टीम उपस्थित रही। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी, 12वीं की 1 मई से प्रारंभ होगी। पहली बार बोर्ड परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ली जाएगी। गर्मी के कारण इस बार यह परीक्षा 1 घंटे पहले शुरू होगी। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रमानुसार संपन्न होंगी। नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं, उनके विद्यालय एवं स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर संचालित की जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेंगी। परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:45 के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के प्रातः 7:50 से पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट के प्रातः 7:55 से पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। गर्मी के मौसम में परीक्षा होने की वजह से इसका समय बदला गया है। अब यह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ली जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहली बार यह बदलाव किया है। इसी के साथ परीक्षा कोविड नियमों को ध्यान में रखकर ली जाएंगी, जिसमें शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्राम पंचायत कोसमी में इन दिनों शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन न मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्राम के जनप्रतिनिधियों ने राशन दुकान में कम मात्रा में राशन का आवंटन होने का दावा किया है। मामले में ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने शासन प्रशासन से मामले की जांच करने और ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में राशन आवंटित किए जाने की मांग की है। मामले में ग्राम पंचायत कोसमी के पूर्व सरपंच गगन नकपुरे ने बताया कि विगत 3 महीनों से ग्राम कोसमी के ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार ग्राम की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन का अलॉटमेंट भी कम आ रहा है, जिसके चलते दुकान का सेल्समैन जनता को कम अनाज वितरित कर रहा है। उन्होंने बताया कि मांग के अनुसार ग्राम में लगभग 200 क्विंटल चावल आना चाहिए, लेकिन मात्र 46 क्विंटल पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार गेहूं का यही हाल बना हुआ है। ऐसे में जनता को पूरा राशन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दोषी माना जाता है। जनता आए दिन ग्राम पंचायत में शिकायत कर रही है। 4 दिनों से सोसाइटी बंद पड़ी है। उन्होंने मांग की है कि शासन योजना तो बना रही है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि 15,000 की आबादी में एक ही राशन दुकान है। हमारी मांग है कि ग्राम पंचायत में एक और राशन दुकान खोली जाए और राशन का आवंटन पर्याप्त मात्रा में। देखिए, ग्राम पंचायत कोसमी का यह मामला है। बाकी जिले में अन्य जगह होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन जनता परेशान है कि इनको राशन नहीं मिल पा रहा है। और यह जो समस्या है लगभग 3 महीने हो गए, 2 से 3 महीने, जो कि राशन नहीं मिल पा रहा है। इसमें समस्या ये भी है कि आधे लोगों 200 कुंटल जो है यहाँ वो आना चाहिए, अलाटमेंट आना चाहिए जी। 200 कुंटल इसमें चावल आना चाहिए, आता 46 किलो है, 40 कुंटल है। उसी प्रकार गेहूं जो होना चाहिए 150 कुंटल जो गेहूं यहाँ पर रहना चाहिए जनता के लिए, लेकिन मिलता है कभी कभी बहुत कम, आधा भी नहीं मिल पाता। ऐसे में जनता को पूरा राशन नहीं मिल पाता है। इससे होता क्या है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन पर दोषारोपण किया जाता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच हो या अन्य लोग ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन शासन ने अगर योजना बनाई है कि हम भाई संपूर्ण रूप से जो है लोगों को राशन प्रदान किया जाएगा, ऐसी स्थिति में जनता परेशान है कि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। आए दिन वो शिकायत करते हैं पंचायत में आके या हमारे घर पे आके कि भाई हमें राशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने अनेक लोगों को देखा है, ना शक्कर है, न नमक है, न गेहूं है, न चावल है। अभी 4 दिन से सोसाइटी में लगातार आ रहा हूँ, ये बंद पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में हम एक तरफ से शासन कई सारी योजना चला रही है, लेकिन योजना उतनी ही चलाएं जितनी धरातल में, तो धरातल पे हो, कम से कम संचालन हो सके सही रूप से उसका। जब योजना हम बनाते जा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे होगा क्या? जनता तो परेशान ही रहेगी। एक योजना पूरी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी योजना बनानी चाहिए। ऐसी स्थिति में जनता परेशान है और स्थानीय जनप्रतिनिधि सबसे इसमें ज़्यादा परेशान होता है। भैया कितनी दुकानें आप, कितने की 15,000 की आपकी आबादी है? हाँ, पॉपुलेशन तो यहाँ लगभग 15,000 है। यहाँ पे मतदाता लगभग 8-9 हज़ार मतदाता हैं इस पंचायत की। इस स्थिति को देखा जाए तो एक बड़ी आबादी वाला होने के कारण यहाँ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कितनी दुकानें और खुलनी चाहिए? लगभग एक और होना चाहिए, तो जिससे समाधान हो सकता है। अच्छा, अभी राशन क्यों कम आ रहा है? क्या लगता है राशन की कालाबाजारी हो रही है? कालाबाजारी नहीं हुआ, क्या कि सेंट्रल से उस समय जो कोरोना के समय में खाद्यान्न दिया गया जी, तो केंद्र सरकार, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जब कहा कि राशन जो है गरीब मजदूरों को दिया जाए, उन्होंने दिया भी, लेकिन आज जो है मध्य प्रदेश सरकार के पास उतना खाद है ही नहीं, इसलिए तो यहाँ पर 150-200 कुंटल आना चाहिए, तो 40 कुंटल चावल आ रहा है। ये समस्या बनी हुई है ना। इसको लेकर आप तो सेल्समैन बेचारा क्या करेगा? गाली खाएगा जनता की। अभी कहाँ आपने प्रयास किया इसको लेकर? पता अभी मैंने प्रयास किया, आपके माध्यम से जनता तक मैं आवाज़ पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा होता है मीडिया की हमारी आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक और जनता के बीच पहुँच सके।
पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत बालाघाट रोड स्थित शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय के पास रविवार की सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद अज्ञात वाहन का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वारासिवनी पुलिस थाने में पदस्थ उप निरीक्षक शशांक राणा तत्काल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान बालाघाट की ओर जा रहे डोंगरमाली निवासी युवक दीपक पटले द्वारा मृतक की शिनाख्त कृष्णा लिल्हारे निवासी डोंगरमाली के रूप में की गई। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मृतक के शव को घटनास्थल से उठाकर शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि कृष्णा लिल्हारे रविवार 31 जनवरी की सुबह अपने ससुराल धपेरा मोहगांव अपनी पत्नी से मिलने गया हुआ था। अपनी पत्नी से मिलने के बाद वो दोपहर लगभग 12 बजे उसी दिन अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन से वापस अपने घर डोंगरमाली आ रहा था। तभी बालाघाट वारासिवनी मुख्य मार्ग पर स्थित शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय के पहले कृष्णा की बाइक अज्ञात चौपहिया वाहन की चपेट में आ गई, जिससे कृष्णा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता भरतलाल लिल्हारे की शिकायत पर मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के पिता भरतलाल लिल्हारे की शिकायत पर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कृष्णा के शव का पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है। वारासिवनी पुलिस की एक टीम अब अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुट गई है। मामले में वारासिवनी थाने के एसआई शशांक राणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि बालाघाट रोड पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। घटनास्थल पर जाकर देखा तो मृतक का शव वहां पड़ा हुआ है। पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं अज्ञात वाहन की पतासाजी की जा रही है। एक्सीडेंट की सूचना मिली थी अभी, तो हम मौके पर पहुंचे थे। उनके परिवारजन भी पहुंच गए। एक्सीडेंट में जो मृतक है उनका नाम कृष्णा कुमार लिल्हारे बताए हैं और पिताजी का नाम भरतलाल लिल्हारे बताए हैं। अग्रिम जांच जारी है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।